सावन कब आता है? जब सूरज की तपती किरणों से लहूलुहान धरती के कलेजे से अंगारे निकलने लगते हैं, जब तपती किरणों से पेड़ों की शाखों पर पत्ते कुंभलने लगते हैं, तब बारिश की बूंदें सरगम बनकर राहत की फुहार बरसाती हैं, तब काले काले बादल बरसकर एक नवनिर्माण करते हैं और मन कहता है आया सावन झूम के। अब आप पूछेंगे कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज बरसते बादलों का जिक्र क्यों हो रहा है? सावन के सतरंगी संसार पर यह ज्ञान क्यों? नहीं भाई, मैं आज साहित्य की कोई क्लास के लिए नहीं आई हूं। आज भी चर्चा खालिस सियासी है, विशुद्ध राजनीतिक है। पता नहीं लोग क्यों आजकल बिहार की राजनीति को सावन से जोड़कर देख रहे हैं। तो सावन में सियासत और नीतीश के सियासी राग बैराग की पूरी पड़ताल के साथ हाजिर हूं मैं, अदिति नागर। कहते हैं जब जब बिहार ने अंगड़ाई ली है, राजनीति ने धरा बदली है। शायद इसीलिए 2024 के सियासी रण में बिहार का सियासी वचन बेहद अहम हो जाता है। नीतीश कुमार जेपी की धरती पर विपक्ष को एकजुटता का पाठ पढ़ाने में भी जुटे हुए हैं और बीजेपी भी बिहार के सियासी तिलिस्म को भेदने की चाबी ढूंढ रही है। लेकिन सावन के बरसते बादलों के बीच बिहार में सियासी सावन की चर्चा जोरों पर है और इसकी वजह नीतीश कुमार का सावन प्रेम है। क्यों? आप पहले सुनिए और फिर मैं आपको समझाती हूँ। जो चीजें उभरकर सामने आई, अब उस माहौल में मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से। सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी ही, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये दो बयान नहीं है, ये वो घटनाक्रम है जब नीतीश कुमार ने ऐसी पलटी मारी कि बिहार की सियासत ही पलट गई। पहला बयान 2017 का, तब नीतीश के डिप्टी तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश ने इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। फिर दूसरा बयान है 2022 का, जब नीतीश ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को खोखला करने का आरोप लगाया, बीजेपी की जगह आरजेडी का दामन थाम लिया। बड़ी बात यह है कि 2017 हो या 2022, नीतीश के दोनों इस्तीफे सावन के महीने में हुए और अब बिहार में नीतीश के विरोधियों को लगने लगा है कि 2023 के सावन में भी नीतीश के मन का मयूर डांवाडोल हो रहा है। नीतीश मौन है और नीतीश जब जब मौन हो जाते हैं तब तब एक नई सियासी महाभारत रच देते हैं और इस बार के हालात भी नीतीश के डांवाडोल मन की ओर भारी बनाने के लिए काफी हैं। तो विरोधी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश फिर पलटने वाले हैं? और सवाल है, अब आप ये भी पूछेंगे कि आखिर ऐसा कहने के पीछे वजह क्या है? तो आप 2017 के नीतीश के बयान और 2023 के हालात को समझ लीजिए। 2017 में जब नीतीश ने गठबंधन तोड़ा, तब तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और 2023 में लैंड फॉर जॉब्स मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। अब ये तो है हालात की बात, लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश का सेफ एग्जिट प्लान भी तैयार हो चुका है। नीतीश सरकार बनाने और गिराने के माहिर भी माने जाते हैं और इस प्लान के पीछे पूरी एक क्रोनोलॉजी दिखाई देती है और बताई जा रहा है कि इस तरह की तैयारी जो है नीतीश कुमार की हो भी चुकी है। अब आप उस क्रोनोलॉजी को भी समझ लीजिए। कुछ दिन पहले यानी 28 जून को नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लोकर से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। उसी दिन बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी भी राज्यपाल से मिले। हालांकि इसे एक संयोग बताया जा रहा है, लेकिन सियासी अटकलें तब और तेज हुई जब राज्यपाल से मिलने के बाद अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों से 1-to-1 मुलाकात हुई। इस दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और नीतीश की भी मुलाकात हुई। नीतीश कुमार और हरिवंश की मुलाकात महागठबंधन के साथियों की धड़कनें बढ़ा देने वाली थी। इसकी वजह है कि कुछ दिनों पहले तक नीतीश के अलावा जेडीयू के सभी छोटे बड़े सांसद हरिवंश को कोस रहे थे
और माना जा रहा था कि हरिवंश का जेडीयू से रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन नीतीश और हरिवंश के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई और इसको लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया। नीतीश के अलावा नीतीश का जो अगला कदम है, नीतीश के अगले कदम पर असमंजस की एक नहीं कई कारण नजर आ रहे हैं। पार्टी के सांसदों विधायकों से मुलाकात वैसे तो शिष्टाचार मुलाकात की नजर में देखा जा रहा है, हरिवंश से भी मुलाकात में कोई खोट नहीं है। ये बातें तब अहम हो जाती हैं जब राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश अचानक अपने पार्टी विधायकों और सांसदों से मिले तो सियासी अटकलें तेज होने लाजमी भी था। और जब नई संसद के उद्घाटन पर हरिवंश के जाने पर नाराज जेडीयू नेता ने तीखे बोल भूलकर नीतीश हरिवंश की मुलाकात हुई तो नई सियासत खिचड़ी पकने जैसे संकेत बाहर आने लगे। अब ये बातें तब और बड़ी हो जाती हैं, इशारों में एक दूसरे के स्क्रू कसे जाने की बात लगने लगती है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के बीच खींचतान। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आरजेडी कोटे से मंत्री हैं। शिक्षा सचिव के पाठक की नियुक्ति नीतीश कुमार ने की है। कहते हैं नीतीश कुमार को जब जब किसी का स्क्रू कसना होता है तो वहां के पाठक की नियुक्ति हो जाती है, उस मंत्रालय में उनको सचिव बनाकर भेज दिया जाता है। तो हुआ यूं कि शिक्षा सचिव बनते ही के पाठक ने राज्य की शिक्षा भर्ती नीति के नियम में बदलाव किया और कैबिनेट के फैसले के माध्यम से डोमिसाइल की नीति को खत्म करवाया। इसके बाद उन्होंने विभाग में ड्यूटी के दौरान अधिकारियों के जीन्स और टी-शर्ट पहनने पर भी रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इन फैसलों से बेखबर रहे और इसके बाद विवाद बढ़ा तो लालू प्रसाद यादव को भी बीच में आना पड़ा। उन्होंने चंद्रशेखर को बुलाकर बात की और नीतीश कुमार को फोन कर मामले को निपटाने के निर्देश दिए। मामला ठंडा होता होता ये नजर भी आया कि अब ठंडा हो रहा है कि आरजेडी नेताओं से बरसे शोले ने इसे और गर्मा दिया। गठबंधन में भाषा और मर्यादा को बचा के रखना है। अगर जेडीयू के लोग लालू जी पर, तेजस्वी जी पर अगर कुछ बोलेंगे तो नेचुरली आरजेडी के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरह से जिस तरह का बयान सुनील जी ने दिया है माननीय नेता के ऊपर, उस तरह का बयान जेडीयू के लोगों को रैंक एंड फाइल को अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए, सुना आपने नेताओं की जुबान और उनका एक्शन के बीच का फर्क बड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या फिर नीतीश कुमार ने के पाठक से आरजेडी का स्क्रू कसा है? के पाठक नीतीश के खास बताए जाते हैं और चंद्रशेखर लालू तेजस्वी के। और इस बहाने जब विवाद बढ़ा तो लगने लगा कि नीतीश अब असली खेल के मूड में आ चुके हैं। सावन की बरसती बूंदों के साथ आरजेडी के साथ उनका अनुरागी मन बैरागी होने लगा है और नीतीश के पास इसके लिए बहाना भी है। क्या ये आप खुद समझ लीजिए। हमने शुरू से कहा कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी वही पुराना भ्रष्टाचार का बहाना जिसको लेकर नीतीश 2017 में पलटी मार चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में आरजेडी कोटे के 2 मंत्री सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह ने नीतीश इस्तीफा ले चुके हैं। लेकिन अब सवाल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर है। तो कोई बड़ी बात नहीं जब नीतीश भ्रष्टाचार के आरोप के बहाने 2017 की तरह ही पलटी मार जाए। पर सियासी जानकार कहते हैं कि नीतीश के मन का भेद तो सिर्फ नीतीश ही जानते हैं। तभी तो विधानसभा में नीतीश के इस्तीफे को लेकर बवाल बड़ा हुआ है। बीजेपी इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, लेकिन नीतीश मौन है और नीतीश का ये मौन आगे होने वाली सियासी महाभारत की पटकथा भी हो सकती है। वैसे इस खेल में कई और खिलाड़ी हैं, उनसे भी आप मिल लीजिए। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में खुद को मोदी का हनुमान बताकर चिराग ने नीतीश को जितना नुकसान पहुंचाया उतना शायद ही किसी ने पहुंचाया है। नीतीश पहले नंबर पर तो छोड़िए, सीटों के मामले में बीजेपी से नीचे यानी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए थे और मुख्यमंत्री का पद उन्हें बीजेपी की कृपा से मिला। दूसरा किरदार है सुशील मोदी। उन्होंने कभी नीतीश का उनको माना जाता था कि वो नीतीश कुमार के करीबी कहे जाते हैं। बीजेपी कोटे से बिहार के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और कहा जाता है कि महागठबंधन से नीतीश का मोह भंग करने के पीछे भी सुशील मोदी ही थे। लेकिन फिलहाल सुशील मोदी अड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत में खुलकर कहा कि नीतीश
नाक भी रगड़ें तब भी एनडीए में वापसी उनकी संभव नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अगर नाक भी रगड़ेंगे तो भी बीजेपी इनको स्वीकार नहीं करेगी। श्री अमित शाह जी ने 2 माह पूर्व वही पब्लिक मीटिंग में ऐलान कर दिया है, तो हमेशा हमेशा के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। इतनी तल्ख जुबान के बाद आप कहीं भ्रम में मत पड़ जाइएगा। राजनीति में जो कहा जाता है वही किया भी जाए, ऐसा भला कहाँ होता है। अगर ऐसा होता तो नीतीश और लालू यानी आरजेडी कभी एक साथ आ सकते थे? क्या मायावती कभी समाजवादी पार्टी के साथ भी आ सकती थी? फिर पीडीपी, बीजेपी, तमाम ऐसे एग्जाम्पल। पर ये तमाम पार्टियां एक साथ आईं और ऐसा हुआ। शायद इसीलिए राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता है, मौके का खेल कहा जाता है। और संभावनाएं तो बस समय बनाता है और बिगाड़ता है। और बिहार में तो नीतीश कुमार उस संभावना का नाम है जो जिसके पाले में रहे उसका खेमा मजबूत करता है। इसकी वजह से नीतीश कुमार के साथ जुड़ा वोट बैंक, नीतीश कुमार बिहार में करीब, एक बड़ी वजह जो है वो है नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक है 16% वोट शेयर की गारंटी माने जाते हैं। साथ ही साथ यूपी में कुर्मी समाज के 6% वोट बैंक पर भी उनका असर पड़ता है। यूपी में 25 जिलों की करीब 48 विधानसभा और 8 से 10 सीटें लोकसभा की हैं, जो कुर्मी समाज का वोट बैंक निर्णायक भूमिका में वहां पर रोल निभाता है। हालांकि यूपी में अनुप्रिया पटेल के जरिए बीजेपी इस समीकरण को साधने की कोशिश करता आया है 2014 से, लेकिन नीतीश का साथ इसे और पुख्ता बना सकता है। और ऐसा क्यों है उसे आप आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। 2014 में नीतीश के अलग होने के बाद हुए लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 16.04% वोट और 2 सीटें मिली, जबकि मोदी लहर पर सवार एनडीए ने 36.48% वोट और 31 सीटें जीती। लेकिन यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मुकाबला त्रिकोणीय था। और जब 2015 में नीतीश ने महागठबंधन के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा तो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के 41.84% वोट और 178 सीटें मिली। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश बीजेपी के साथ आए और बाजी पलट गई। तब 2014 के मुकाबले एनडीए का वोट शेयर करीब 18% से बढ़कर 54.34% हो गया। प्रदेश की 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और विपक्ष से सिर्फ कांग्रेस 1 सीट ही जीत सकी। अब आप 2024 के रण में नीतीश का साथ बीजेपी की साख भी बचा सकता है और सत्ता भी। तो बीजेपी के चाणक्य इस समीकरण से अनजान हो, ये हो नहीं सकता। इसीलिए नीतीश पलटीमार ही सही, पर बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी। लेकिन नीतीश का पलटीमार रवैया आरजेडी और बीजेपी दोनों की धड़कनें बढ़ा देता है। बीजेपी से टूटकर जब नीतीश कुमार ने आरजेडी की लालटेन रोशन की थी, तब बिहार की फिजाओं में एक फॉर्मूले की गूंज तेज हो गई थी। कहा जाने लगा था कि नीतीश 2023 में बिहार की गद्दी तेजस्वी को सौंप देंगे और खुद विपक्ष का चेहरा बनकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेंगे और पूरे देश में घूमेंगे। पटना में विपक्षी एकता का मंच सजा तो इस थ्योरी को और ज्यादा बल भी मिला। लेकिन पटना से बेंगलुरु तक पहुंचते पहुंचते विपक्ष के पॉलिटिकल शिविर में ट्विस्ट जो हुआ वो ये था कि टूरिस्ट पार्टियों की संख्या ज्यादा नजर आने लगी। मतभेदों और मनभेदों से भी विपक्ष के लिए एक मुद्दे पर राय बनाना मुश्किल नजर आने लगा। तो ऐसे में एक चेहरे पर कैसे एक मत हो सकता था? और इसीलिए अब नीतीश की थ्योरी चेंज हो गई है। अब तक ये भी कहा जाने लगा है कि नीतीश ने 2025 तक सीएम पद पर दावेदारी ठोकने का मन भी बना लिया है और हिलना वो नहीं चाहते, जिसकी वजह से आरजेडी जेडीयू के बीच अविश्वास की गहरी खाई नजर आने लगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव को लगता है कि फिर भी नीतीश का साथ छूटना रोशन लालटेन की बत्ती बुझा देने वाला होगा, क्योंकि नीतीश के साथ 2025 तक ही सही, कम से कम तेजस्वी यादव सीएम भी हैं और सीएम बने रहेंगे, सत्ता के पास रहने का मौका भी रहेगा। और नीतीश की मुश्किल ये है कि 2 बार पलटी मारने के बाद अब वो तीसरी बार भी अगर इस तरह से पलटी मारी तो वो उनकी साख पर एक बड़ा सवाल होगा। और नीतीश का सियासी इतिहास ये बताता है कि वो सत्ता से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते।
इसीलिए उनका असमंजस बना हुआ है कि वो क्या करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी भी इसी गणित से अनजान नहीं है, इसीलिए महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी खेला होने की अटकलें सियासी गलियारों में जबरदस्त गूंज रही हैं और इसीलिए शायद आज हम बिहार पे आपसे बात कर रहे हैं। पर मुश्किल ये है कि नीतीश या लालू की पार्टी के 2/3 विधायकों को तोड़ना आसान नहीं होगा। साथ ही जेडीयू और आरजेडी में कोई सेकेंड लाइन लीडरशिप नहीं है। गौर से सुनिएगा, मतलब यह है कि बिहार में बीजेपी के पास ना कोई अजीत पवार है और ना कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया है और ना सचिन पायलट है, तो पार्टी तोड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा नामुमकिन भी नजर आ रहा है, नहीं तो अभी तक काफी कुछ हो चुका होता। ऐसे में अगर नीतीश पलटी मार कर बीजेपी के साथ नहीं आए तो पार्टी के लिए 2019 की राह बड़ी जीत हासिल करने के लिए मुश्किल हो सकती है और बहुत ज्यादा आने वाले समय में 2024 में भी ये राह बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आई। 2019 में महागठबंधन के झंडे तले कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी, वीआईपी, एचएम हमने चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ एक सीट पर जीत मिल सकी, जबकि बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 17, जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। यानी बीजेपी के लिए सबसे मुफीद तो यही है कि नीतीश कुमार उनके साथ रहे, लेकिन अगर नीतीश पलटी नहीं मारते तब भी बीजेपी ने बिहार के जातीय समीकरण में सेंध लगाने की रणनीति बना ली है। तो आइए आपको बिहार का जातीय गणित भी समझाने की कोशिश करते हैं। बिहार में मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक करीब 16% है। लालू प्रसाद के साथ हमेशा एम बाय वोट बैंक जोड़ा जाता है, मुस्लिम यादव, तो 16% मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं। यादव करीब 14% हैं और कुर्मी 4% हैं। अगर नीतीश लालू साथ रहते, क्योंकि पहली बार होगा जब 2024 के चुनाव के सामने नीतीश लालू एक साथ होंगे, तो नीतीश लालू साथ रहते हैं तो 16% मुस्लिम वोट, 14% यादव, 4% कुर्मी मिलकर करीब 34% का वोट बैंक तैयार करते हैं और अगर छोटी मोटी जातियां जोड़ ली जाए तो 40%। तो अब बीजेपी की रणनीति है 40 को 40 से टक्कर देना और उस पार्टी के यानी कि लालू और नीतीश के 40% की वोट बैंक में सेंधमारी लगाना। अब इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश साहनी को साथ लेकर बीजेपी वोटों की गिनती को, गणित को सुलझाने की रणनीति बना रही है। अब वो कैसे, ये भी समझ लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की जाति से बिहार में 6% वोट माने जाते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की मुसहर जाति का वोट करीब 3% है। चिराग पासवान की जाति का करीब 5 से 6% वोट है। इसके अलावा करीब 15% अपर कास्ट वोट बैंक हैं। इसके अलावा बीजेपी जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके 32% वोट बैंक को अपना बनाने में जुटी हुई है, जो कि बड़ी मात्रा है। तभी आप 40% जो वोट बैंक है लालू और नीतीश का, उसको टक्कर दे पाएंगे, उनके वोट बैंक को कम कर पाएंगे और वो जो गणित, जो रणनीति है वो कारगर साबित होगी, उस पर आप अमल कर पाएंगे और उसी से 2024 भेद पाएंगे। अब बिहार जातियों और उपजातियों की जड़ें काफी गहरी हैं। बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरणों के बिना सादे कामयाबी पाना बहुत मुश्किल है और बीजेपी को पता है कि बिहार में बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो उसे अति पिछड़ों और दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करनी है। बड़ी बात तो यह है कि अति पिछड़ा और दलित वोट का एक बड़ा तबका वो है जो लाभार्थी है, यानी वो लोग जिन्हें केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है और बीजेपी को इन लाभार्थियों से काफी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी इनके सहारे बड़ी जीत हासिल करने का कारनामा पहले आपको दिखा चुकी है। अब इसीलिए पार्टियों को बिहार में आस जग गई है, बीजेपी को बिहार में बड़ी आस जगी है और कहते हैं ना कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो सावन की फुहारों के साथ चल रहे सियासी राग बैराग में आजकल पूरा बिहार हिलोरे ले रहा है। बीजेपी के रणनीतिकार कान लगाकर उस राग बैराग की आवाज सुन रहे हैं ताकि सही समय पर सही कदम उठा सकें। सावन की फुहारों वाले इस पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज इतना ही। फिर आऊंगी रणनीति की, राजनीति की बहती धारा में नए किस्से कहानियों के साथ। आज के दिन ठीक उसी समय, आज ही के दिन इसी वक्त। तब तक के लिए देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।